हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपका एडिटोरिया का जो कि बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा था, आज आपका 13वां प्रैक्टिस सेट है जो कि आपका एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में राज्य के सप्तांक सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? मित्र, कोश, दुर्ग या जनपद? तो कौन सा हमारा मित्र है? कौन सा हमारा मित्र है? ठीक है, तो मित्र मतलब क्या होता है? सुहृद। तो ये राज्य के सप्तांक सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है। ठीक है, राजा के मित्र शांति एवं युद्ध काल दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? शिवाजी, अकबर, अशोक या रंजीत सिंह? बताइए। दो का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अशोक। ठीक है, तो अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही धर्म का प्रतिपादन किया था। अशोक का धर्म सदाचार का धर्म था। ठीक है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? बताइए। तीन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय। क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय हो जाएगा। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। जैन धर्म के भागवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। उदाईन बाशब्द दत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है? उज्जैन, मथुरा, महेशमती से या कौशाम्बी से? बताइए। चार्ट का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उज्जैन हो जाएगा। ठीक है, तो उदाईन बासव दत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्नवास दस्तम में वर्णित किया है। इस नाटक में वत्स नरेश, उदाईन तथा अवंती नरेश, प्रद्योत की पुत्री वासवदा की प्रेम कथा का जो है वर्णन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस नाटक में क्या है? वत्स नरेश, उदाईन तथा अवंती नरेश, प्रद्योत की पुत्री वासव तथा की प्रेम का जो है चर्चा है। ठीक है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके समय आया था? बलबन, ऐबक, इल्तुतमिश या इनमें से कोई नहीं? बताइए। 5 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा हमारा? इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है, तो मंगोल शासक चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। इल्तुतमिश की राजधानी क्या थी? नई दिल्ली थी। ठीक है, गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? बताइए। 6 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा गृह कर लगाया गया था। घरी कर घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लागू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? पूछा गया कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? बताइए। 7 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई थी? हमारा यंग इंडिया। कौन सा? यंग इंडिया। ठीक है, तो 1919 में यंग इंडिया नामक एक साप्ताहिक पत्रिका को महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस पत्रिका के माध्यम से गांधी जी अपने विचारधारा का प्रचार प्रसार एवं आगे आयोजित होने वाले आंदोलन में अहिंसा संबंधित बातों को प्रकाशित करते थे। ठीक है, तो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी हमारी? तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? यंग इंडिया। ठीक है, चलिए आते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित युगों में से कौन सा हमारा सुमेलित नहीं पूछा गया? कौन सा हमारा सुमेलित नहीं? बताइए। 8 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो बक्सर का युद्ध हमारा 1764 में हुआ, ये सही है आपका। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार 1833 में, ये सही है हमारा। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला गया, ये भी सही है आपका 1813। लेकिन आपका सहायक संधि जो 1863 नहीं था, ये हमारा गलत है। ठीक है, तो पूछा कौन सा सुमेलित नहीं हमारा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सहायक संधि कब हुआ था आपका? 1798। कब हुआ था? 1798 लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ठीक है, तो सहायक संधि की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। कब? 1798 में किया गया था। ठीक है, तो कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा जो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, विलय का सिद्धांत के तहत निम्न राज्यों के विलय पर विचार कर काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। बताइए। 9 का क्या हो जाएगा हमारा? तो पहले क्या हुआ था? पहले क्या हुआ था? सतारा हुआ था। पहले क्या हुआ था? सतारा हुआ था। ठीक है, सतारा कब हुआ था आपका? 1848 में। सबसे पहले 1848 में सतारा हुआ। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हुआ? सतारा के बाद हुआ आपका आपका क्या? बघात हुआ। बघात कब हुआ आपका? तो बघात हुआ 1850 में। कब हुआ आपका? 1850
50 में। बघात कब हुआ आपका? 1850 में, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हुआ? उदयपुर। उदयपुर कब हुआ आपका? 1852 में। कब हुआ? 1852 में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? झांसी। झांसी कब हुआ आपका? 1853 में। कब हुआ? 1853 में। तो काल क्रमानुसार कौन सा हमारा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। हो आन जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820, 1845, 1858 या 1900? बताइए। 10 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है क्या हो जाएगा? 1820। क्या हो जाएगा? 1820, ठीक है। याद रखिएगा। तो याद रखिए 1800 में जो है, 1800 में जो है चेर विद्रोह हुआ था। 1800 में चेर विद्रोह हुआ था, ठीक है। और 1820 में जो आपका क्या हुआ था? आपका हो विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? हो विद्रोह हुआ था आपका 1820 में, ठीक है। और 1831 32 में क्या हुआ था? 1831 32 में क्या हुआ था आपका? कोल विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था, ठीक है। फिर 1855 56 में, फिर 1855 56 में क्या हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है। अब फिर 1899 से 1900 में, 1899 से 1900 में क्या हुआ था आपका? मुंडा विद्रोह हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? बताइए। 11 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? प्राथमिक शिक्षा पर। किस पे? प्राथमिक शिक्षा पर, ठीक है। तो 1882 में, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था, ठीक है। और ये किस वायसराय के समय आया था हंटर कमीशन? तो आया था लॉर्ड रिपन के समय। किसके समय आया था? तो लॉर्ड रिपन के समय आया था, ठीक है। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर, टैगोर, राधा कृष्ण या विवेकानंद? बताइए। 12 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो? डॉक्टर अम्बेडकर, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रारंभ दलित बौद्ध आंदोलन को नव बौद्धवाद के नाम से जाना जाता है। इसके तहत बौद्ध की पुनर्व्याख्या करते हुए नवायान नामक नए बौद्ध संप्रदाय की स्थापना किया गया था। कौन सा नए बौद्ध? क्या? नवायान। क्या? नवायान नामक नए बौद्ध संप्रदाय की स्थापना किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1918, 1920, 1922 या 1930? बताइए। 13 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? 1920, ठीक है। तो ये डेट भी कभी कभी पूछा जाता है। कौन सा डेट हमारा? 1 अगस्त। 1 अगस्त 1920 को किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा। नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा था? बताइए। रफ़ी खान या मोहम्मद इकबाल या मोहम्मद जिन्ना या रहमत अली? बताइए। 14 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? रहमत अली। क्या हो जाएगा? रहमत अली। तो चौधरी रहमत अली ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। इनके द्वारा ही नाउ और नेवर पैम्फलेट को लिखा गया था, ठीक है। याद रखिएगा। बताइए। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बताइए। तो लखनऊ का समझौता कब हुआ था हमारा? 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था, ठीक है। और चंपारण कब हुआ था आपका? सत्याग्रह 1917 में हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था हमारा? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था हमारा? 27 अक्टूबर 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 27 अक्टूबर 1919 को हुआ था, ठीक है। 27 अक्टूबर 1919 को हुआ था, ठीक है। तो जो जोड़ लीजिए कौन सा हमारा हो जाएगा सही? तो 1 2 4 3। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है क्या? कानून की उचित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून का शासन या संसद द्वारा स्थापित प्रक्रिया? बताए। 16 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्याख्या कानून द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। आर्टिकल 137 में जो है आपका, आर्टिकल 137 में क्या आपका न्यायिक पुनर्विलोकन का जो है आपका चर्चा है, ठीक है। आर्टिकल 137 में, ठीक है। निम्नलिखित में कौन संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो को संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किस आर्टिकल में? हमारा आर्टिकल 108 में। और ये किस देश के लिए संयुक्त अधिवेशन जो है किस देश से लिया गया आपका? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? हमारा लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है।
तो 17 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है, अगर लोकसभा का अध्यक्ष अगर नहीं रहता है तो कौन करता है? लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है, ठीक है। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं रहेगा तो कौन करेगा? तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति करेगा, ना कि सभापति। कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति करेगा, ठीक है। और राज्यसभा का उपसभापति भी नहीं रहेगा तो कौन करेगा? वहाँ का वरिष्ठ नागरिक करेगा, जिसकी पहचान कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। पिछड़े जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? जगजीवन राम, बी.डी. शर्मा, बी.आर. अम्बेडकर या बाबा साहब कालेकर? बताइए 18 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो 18 का क्या हमारा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, बाबा साहब कालेकर। क्या हो जाएंगे? बाबा साहब कालेकर, ठीक है। तो प्रथम पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष काका साहब कालेकर थे, ठीक है। इस आयोग का गठन कब हुआ था हमारा? 1953 में। कब हुआ था? 1953 में जो इस आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग के अध्यक्ष कौन थे आपका? ये भी याद रखिएगा। दूसरे दूसरे द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग के अध्यक्ष कौन थे आपका? बीपी मंडल। कौन थे? बीपी मंडल, ठीक है, ये भी याद रखिए। द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल थे, ठीक है, ये भी याद रखिए। और एक याद रखिए 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तो किस संविधान संशोधन द्वारा? तो आर्टिकल 102वां संविधान संशोधन। तो 102वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, याद रखिए। लेखानुदान बना है क्या? रिपोर्ट पर मतदान के लिए अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए बजट पारित लंबित होने का कारण निधि आवंटन हेतु या बजट के लिए? बताइए 19 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो संविधान के आर्टिकल 116 में लेखानुदान का वर्णन किया गया है। यह राजस्व का लेखा जोखा होता है। लेखानुदान बजट के पूर्ण रूप से पारित होने तक या अल्पावधि के लिए व्यय हेतु धन प्राप्ति में सरकार की सहायता करता है। यह सामान्यतः बजट का अंग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भारत में वरीयता क्रम में निम्न में से कौन सबसे पहले आता है? बताइए। यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? बताइए। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? यूपीएससी का अध्यक्ष, ठीक है, याद रखिए। तो क्रम के अनुसार कौन सा हमारा आता है? तो यूपीएससी का अध्यक्ष, ठीक है। तो सबसे पहले वरीयता क्रम में आएगा, ठीक है। तो जानते हो सबसे पहले क्या आता है? हमारा प्रेसिडेंट आता है। प्रेसिडेंट के बाद क्या आता है? वाइस प्रेसिडेंट आता है। फिर क्या आता है आपका? पीएम आता है, प्रधानमंत्री आता है। फिर क्या आता है? राज्यों का राज्यपाल जो अपने राज्य में है, ठीक है। तो 4 नंबर पे। तो इस तरह इसका वरीयता क्रम है, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यूपीएससी का अध्यक्ष जो है वरीयता क्रम में निम्न में से सबसे पहले आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? बताइए। 21 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कितना? अनुच्छेद 243 का जी, ठीक है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 21 का क्या हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आर्टिकल 243 से 243 और तक जो है हमारा पंचायती राज व्यवस्था का जो आर्टिकल है, ठीक है। तो संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज में 29 जो विषय का वर्णन किया गया, ठीक है, जिसका उल्लेख किसमें हमारा? आर्टिकल 243 का जी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए 22 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ब्रिटिश काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? बताया गया, बताइए। तो रेगुलेटरी एक्ट 1773 था, चार्टर एक्ट 1833 भी था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी था, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1935 यह जो था नहीं था, ठीक है। ये ऐतिहासिक कानून नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए, एक तरफ सूची 1 और सूची 2 दिया गया, ठीक है। एक तरफ आपको पंचायती राज समिति है, दूसरा साइड वर्ष है, ठीक है। बताइए। तो सी.एच. हनुमंता राव का गठन कब हुआ था आपका? 1984 में। कब हुआ था? वर्ष कब हुआ था? 1984 में हुआ था, ठीक है। 1984 में हुआ था, ठीक है। और जी.वी. राव समिति का कब हुआ था? 1985 में हुआ था। कब हुआ था? इसका 1985 में हुआ था, ठीक है। और अशोक मेहता का कब हुआ था आपका? 1978 को। कब हुआ था? 1978 को। अशोक मेहता का कब हुआ था? 1978। यहाँ पे 78 गलत है, कितना होना चाहिए? 1977 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1977 होना चाहिए, ठीक है। तो अशोक मेहता क्या 1978 मान लेते हैं, ठीक है। 1977 होगा, इसका सही होगा, ठीक है। और एल.एम. सिंधवी समिति का कब हो जाएगा हमारा? 1986। क्या हो जाएगा? 1986, ठीक है। और बलवंत राय मेहता का हो जाएगा? 1957 हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है बताइए, कौन सा वक्तव्य जो है सही है बताइए। तो 24 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कौन सा वक्तव्य विधायक का विधानसभा के प्रति जवाबदेह होता है, ये सही है। तो पहला ही हमारा जो है सही है, ठीक है। तो संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है एवं कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि विधायिका विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है, ठीक, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है बताइए, राज्यसभा द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, बताइए, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। 25 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो कौन कौन रहता है उसमें, आपका संसद का दोनों सदन होता है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों रहता है, और राज्य का विधानसभा भी रहता है, राज्य का विधानसभा भी रहता है, ठीक है, याद रखिए। तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। इसमें निर्वाचन में संसद सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभा के साथ दिल्ली, जम्मू कश्मीर तथा पुडुचेरी विधानसभा में निर्वाचित सदस्य भी जो होते हैं शामिल होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था बताइए। 26 का क्या हो जाएगा हमारा, कब पारित किया गया था, 2008 में। कब किया गया था, 2008 में किया गया था, ठीक है। तो याद रखिए। तो देखिए 2008 में किस में हमारा, तो 2008 में किस में हमारा, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, किस में हमारा, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं पूछा गया बताइए। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा नहीं हमारा, तो आपका निगम कर प्रत्यक्ष कर का है, संपत्ति है और आयकर है, लेकिन बिक्री कर जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है, किसका, आप प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, ठीक है, ना कि आपका प्रत्यक्ष कर का। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पीसी महालनोबिस या गुलजारी लाल नंदा, बताइए। 28 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो योजना आयोग का गठन नियोगी समिति के सिफारिश पर जो कब, तो योजना आयोग का गठन जो है किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट है, नियोगी आयोग, नियोगी समिति के सिफारिश पर जो है 15 मार्च 1950 को, ठीक है। तो कब हुआ था, तो योजना आयोग का गठन जो आपका नियोगी समिति की सिफारिश पर जो 15 मार्च 1950 को किया गया था, ठीक है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आपके जवाहरलाल नेहरू थे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा थे, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध मुख्यतः है योजनाओं को लागू करने से, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने से, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू करने से, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। 29 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, 6 अगस्त 1952 को किया गया था। कब किया गया था, 6 अगस्त 1952 को किया गया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, 6 अगस्त 1952 को किया गया था, ठीक है। इस परिषद का उद्देश्य क्या था, भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन एवं मूल्यांकन से है, ठीक है। तो इस परिषद का मुख्य उद्देश्य जो है भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन एवं मूल्यांकन से है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए 30 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। निम्न में से किस मुद्रा को बृहद मुद्रा के नाम से जाना जाता है, M1, M2, M3, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। 30 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, M3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, M3, ठीक है। तो भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन RBI द्वारा किया जाता है। M3 को बृहद मुद्रा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मुद्रा के व्यापकता का क्रम इस प्रकार है, तो कौन सा, सबसे ज़्यादा M4, उसके बाद क्या है आपका M3, उसके बाद क्या है आपका M2, और सबसे तरल कौन होता है हमारा M1, कौन सा M1, ठीक है, याद रखिए। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है, केरल में, कर्नाटक में, असम या गोवा में, बताइए। 31 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1, कहाँ पे है, तो केरल में, ठीक है। तो केरल में थोरियम का भंडार मोनाजाइट बालू के निक्षेप में मिलता है। थोरियम प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता, थोरियम प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। यह यूरेनियम की भांति स्वतः विखंडित नहीं होता है, ठीक है। निम्न में से कौन एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है, बताइए। 32 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, कौन सा नहीं हमारा, महोगनी नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो महोगनी क्या हमारा विश्ववतीय वर्षा वन में
महोगनी, एबोनी, रबर आदि के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, तो हिमालय पर्वत वनस्पति वनस्पति कौन सा नहीं, हमारा महोगनी नहीं है। ठीक है, चांद कमार बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब या बिहार। बताइए 33 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है आपका? तमिलनाडु में। कहाँ आपका? तमिलनाडु में। ठीक है, और सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में। और पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? सिक्किम में। और पन्न बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और याद रखिए अचना कमार बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था हमारा? 2012 को। कब हुआ था? 2012 को जो है यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक है, इसको 2012 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखिए। निम्न में से कौन भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? बताइए। मृदा अपरदन, नगरीकरण, जैव विविधता की हानि, या इनमें से कोई नहीं। बताइए 34 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नगरीकरण। ठीक है, भारत में वनों के ह्रास के मुख्य प्रभावों में पर्वतीय क्षेत्र में जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि तथा मृदा अपरदन के रूप में दिखाई देता है। अतः नगरीकरण भारत में निवर्णीकरण का प्रभाव न होकर वनों के क्षेत्रफल में आई कमी का एक कारण है। ठीक है, सेम किस स्थिति से संबंधित है? बताइए। 35 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिकी में परिवर्तन से। ठीक है, तो संरचनात्मक समीकरण मॉडलिंग सेम एक शक्तिशाली बहुभिन्न रूपी तकनीक है जो पारिस्थितिकी में परिवर्तन से संबंधित है। इस तकनीक के द्वारा बहुभिन्न रूपी कार्य संबंधों का परीक्षण और मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सैफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है? केसर, गुलाबी, जूट या अंडा। तो 36 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो क्या? केसर। ठीक है, और हरित क्रांति का संबंध किससे? हमारा खाद्यान्न से। और नीली क्रांति का संबंध किससे? हमारा मत्स्य से। ठीक है, नीली क्रांति संबंध किससे? मछली से उत्पादन से। ठीक है, और गोल क्रांति का आलू उत्पादन से। और भूरी क्रांति का चमड़ा से। और गुलाबी क्रांति का है झींगा से। ग्रे क्रांति का है उर्वरक से। ठीक है, तो ये क्रांति आप याद रखिएगा। सामाजिक सद्भाव हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कबीर पुरस्कार, शंकर पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार या मूर्ति देवी पुरस्कार। बताइए 37 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर है। क्या हो जाएगा? कबीर पुरस्कार। ठीक है, तो कबीर पुरस्कार की शुरुआत जो हमारा कब हुआ था? 1990 में किया गया था। कब किया गया था? 1990 में किया गया था। ठीक है, ये सामाजिक सद्भाव हेतु दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अल नीनो के तीव्र होने का परिणाम प्रायः होता है अच्छा मानसून, दुर्बल मानसून, मध्यम मानसून या मानसून पर कोई प्रभाव नहीं हो पड़ता है। बताइए 38 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? दुर्बल मानसून। ठीक है, तो अल नीनो मध्य और पूर्व मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र के समुद्र की सतह के तापमान में अत्यधिक ताप से जुड़े बड़े पैमाने पर महासागर वायुमंडल जलवायु संपर्क को संदर्भित करता है। अल नीनो भारतीय मानसून और भारत में कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक बागानी फसल नहीं है? बताइए। चावल, कोको, कपास या कोई नहीं। बताइए, तो क्या हो जाएगा हमारा? 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है। कौन सा नहीं हमारा? बागवानी फसल कौन सा नहीं है? चावल नहीं है। ठीक है, तो भारत, तो बताइए चावल बागानी फसल का उदाहरण नहीं है। बागानी फसल क्या होता है? तो जो कृत्रिम रूप से बनाए गए जंगलों या खेतों में उगाई जाती है, जो कृत्रिम रूप से बनाए गए जंगलों या खेतों में उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? बागानी फसल कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा नहीं हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ICAR भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ? बताइए 40 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। कहाँ? करनाल में। कहाँ पे है? करनाल में। ठीक है, तो भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। ठीक है, याद रखिए। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि अपरिवर्तित रहती है। आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, चाल या इनमें से सभी। बताइए कौन सा परिवर्तित रहती है? मतलब कौन चेंज नहीं होता? बताइए, तो कौन सी नहीं होता हमारा? आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी हमारा जो है चेंज नहीं होता है। ठीक है, याद रखिए। ध्वनि जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। ठीक है, जबकि आवृत्ति जो नहीं बदलता है। ठीक है, याद रखिए। चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता है। ठीक है, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? बताइए क्या हो जाएगा? 42 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हो या दोनों समांतर क्रम में जुड़े हो। बताइए तो कौन सा हो जाएगा हमारा? तो दो, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? दो समांतर क्रम में जुड़े हो, तो कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये सही हो जाएगा। तो दो में अधिक। ठीक है, दो में अधिक। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा या 2 गुना आधी हो जाएगी या परिवर्तित रहेगी। बताइए 43 का क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर है क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगी। कितना, 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। किसका किसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है, बताइए। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम या लेड तथा हीलियम। बताइए 44 का क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या, लेड तथा हीलियम। क्या हो जाएगा, लेड तथा हीलियम हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया, बताइए। थियोडोर मेमेन, डेनिस पेपेन या विलियम मार्टिन या फ्रांसिस क्रिक। बताइए 45 का क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर है थियोडोर मेमेन। क्या हो जाएगा, थियोडोर मेमेन हो जाएगा। ठीक है, तो लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। ठीक है, लेजर का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और लेजर का आविष्कार किसने किया था, थियोडोर मेमेन ने किया था। ठीक है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है, पूछा। बताइए, हरगोविंद खुराना तो है, ठीक है, हरगोविंद खुराना है, सीवी रमन है, एस चंद्रशेखर है, लेकिन जगदीश चंद्र बोस नहीं है। तो कौन सा हमारा नहीं हो जाएगा, तो कौन नहीं प्राप्त करता, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिए। तो हरगोविंद खुराना को कब दिया गया था, हमारा 1968 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1968 को दिया गया था, चिकित्सा क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, और सीवी रमन को दिया गया था 1930 में दिया गया था। ठीक है, रमन प्रभाव की खोज में दिया गया था, फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया था 1983 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1983 में दिया गया था, भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, और जगदीश चंद्र बोस को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। इन्होंने पौधे की वृद्धि को मापने के लिए एक उपकरण कैस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। इन्होंने जो है कैस्कोग्राफ का आविष्कार किया था, जो कि पौधे की वृद्धि को मापने के लिए एक उपकरण होता है। ठीक है, कैस्कोग्राफ। ठीक है, याद रखिए, इनको जो है नहीं दिया गया नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है लखनऊ में, दिल्ली में, पुणे में या नागपुर में। बताइए 47 का क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी कहाँ पे है, तो पुणे में स्थित है। कहाँ पे, पुणे में। ठीक है, तो इसका स्थापना कब हुआ था, हमारा 6 अप्रैल 1947 को जो है इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, 6 अप्रैल 1947 को जो इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 48 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, एक्वाक्लाइन, हेलोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन या थर्मोक्लाइन। बताइए 48 का क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या, पिक्नोक्लाइन। ठीक है, तो पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। ठीक है, और हेक्लोक्लाइन जो है हमारा, यह किसी जल निकाय में लवणता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यह लवणता को प्रदर्शित करता है हेक्लोक्लाइन। ठीक है, ठीक है, और थर्मोक्लाइन जो है हमारा, यह गहराई के साथ तीव्र तापमान परिवर्तित को दर्शाती है। ठीक है, तो किसी जल निकाय में गहराई के साथ तीव्र तापमान परिवर्तन को दर्शाती है थर्मोक्लाइन। ठीक है, याद रखिए। निम्न युग्म में कौन सा एक कण प्रति कण नहीं पूछा गया, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। बताइए 49 का क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो अधिकतर कणों के अनुरूप उनसे संबंध एक प्रतिकण होता है, प्रतिकण मतलब एंटी पार्टिकल होता है। ठीक है, जिसका द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के बराबर, जबकि विद्युत आवेश उस कण के विपरीत होता है। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है। क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा गया इनमें से कौन सा एक कण जो है प्रतिकण है, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है। ठीक है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 तथा 20 है। इस तत्व का द्रव्यमान पूछा क्या हो जाएगा, 22, 2, 38 या 20। तो क्या हो जाएगा, 50 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाता है। ठीक है, पूछा गया द्रव्यमान, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा। तो कितना होगा, 20 और 18 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38। तो 38 किस में, हमारा ऑप्शन नंबर सी में, किस में, हमारा ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। तो कितना हो जाएगा, हमारा 38 हो जाएगा। ठीक है, आलू किस कुल से संबंधित है, सोलेनेसी, रेननकुलेसी या क्रूसिफेरेसी या इनमें से कोई नहीं। बताइए आलू किसका है, तो ऑप्शन नंबर है किसका, सोलेनेसी कुल का। ठीक है, किसका, तो सोलेनेसी कुल का। ठीक है, तो आलू, टमाटर, लाल मिर्च, बैगन, तंबाकू, ये सब क्या आपका सोलेनेसी कुल का। ठीक है, और रेननकुलेसी कुल का क्या है हमारा, तो काला जीरा, बटर कप आदि क्या हमारा रेननकुलेसी कुल का। ठीक है, और क्रूसिफेरी कुल का क्या है हमारा, सलजम, मूली, सरसों, फूलगोभी आदि, ये सब क्या है क्रूसिफेरी कुल का। ठीक है,
एक आता है आपका रूटेसी कुल, या एक आता क्या आता है रूटेसी कुल। तो रूटेसी कुल का क्या हमारा, तो नींबू संतरा मौसम्बी ये सब क्या है रूटेसी कुल का, ठीक है। एक होता है रोजेसी कुल का, एक क्या होता है रोजेसी कुल का, एक क्या होता है रोजेसी कुल का। तो उसमें क्या आता है सेब गुलाब नाशपाती ये सब क्या आता है रोजेसी कुल में आता है, ठीक है। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया उपयोग नहीं होती है, बताइए। बताइए 52 का आंसर हमारा क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर 1 प्रयोग नहीं होता। कौन सा आसवन प्रयोग नहीं होता, ठीक है। तो आसवन को क्या कहता है डिस्टिलेशन कहते हैं, ठीक है। इसका इस प्रक्रिया का उपयोग प्राय तरल अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, जबकि ऊर्ध्वपातन एवं क्रिस्टलीकरण का उपयोग ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए। 53 का क्या हो जाएगा हमारा, तो प्राशन के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है नहीं, ये गलत है हमारा पहला। पहला क्या है गलत है, ठीक है। तो ये जो हमारा तो प्राशन के प्रक्रम में किसी भी विलायक में प्रभाव मतलब प्रसन तनु विलायक से सांद्र विलयन की हो जाता है, ठीक है। तो विलायक सांद्र घोल से तनु विलयन नहीं, ये उल्टा दे दिया है। तो कहाँ जाता है आपका तनु विलयन से कहाँ जाता है सांद्र विलयन की ओर, ठीक है। तो प्राशन के प्रक्रम में जो है विलायक जो हमारा तनु विलयन से कहाँ जाता है सांद्र घोल की हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या है गलत है, तो ये उल्टा दे दिया। तो तनु विलयन से कहाँ जाता है आपका सांद्र घोल में जाता है, ठीक है। और दूसरा देखिए प्रतिलोम प्राशन में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है, तो ये भी हमारा गलत है, ठीक है। ये भी हमारा गलत है, ठीक है। तो प्रतिलोम प्राशन में बाह्य दाब सांद्र विलयन पर लगाया जाता है, ठीक है। तो प्रतिलोम प्राशन तनु विलयन पर तनु घोल पर जो बाह्य बल नहीं लगाया था, ठीक है। तो किस पे लगाया था सांद्र, तो सांद्र घोल पर जो है तो सांद्र विलयन पर जो लगाया जाता है, ठीक है। तो प्रतिलोम प्राशन में बाह्य दाब सांद्र विलयन पर लगाया था, ठीक है। तो बाह्य दाब जो हमारा सांद्र विलयन पे लगाया था, ठीक है, ना कि तनु घोल पे, ठीक है। तो हमारा दूसरा भी गलत है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। ना तो ये ना तो दो, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा मूल तत्व है, रेत हीरा संगमरमर या शक्कर। तो मूल तत्व कौन सा हमारा, तो हीरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा हीरा, ऑप्शन नंबर बी। तो ठीक है हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है, ठीक है। अतः यह एक मूल तत्व है। रेत मुख्यतः सिलिकॉन है, रेत क्या हमारा ये सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन है। और ऑक्सीजन और आपका संगमरमर क्या हमारा ऑक्सीजन। आपका रेत क्या है हमारा, रेत जो आपका सिलिकॉन और ऑक्सीजन है, ठीक है। रेत हमारा क्या ऑक्सीजन और सिलिकॉन है, ठीक है। और संगमरमर क्या हमारा कैल्शियम कार्बन तथा ऑक्सीजन है, क्या है कैल्शियम कार्बन तथा ऑक्सीजन है, ठीक है। और शक्कर क्या हमारा कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है, ठीक है, याद रखिए। तो मूल रूप कौन सा हमारा हीरा है, ठीक है। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं, बताइए। CaO CaCO3 या CaOH का होल ट्वाइस या CaCl2, बताइए। 55 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर CaO, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं अनबुझा चूना कहते हैं, ठीक है। यह कमरे के ताप पर सफेद रंग का दाहक क्षारीय क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, ठीक है, याद रखिए। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है, कम होती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, बताइए। 56 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या होती है बढ़ जाती है, ठीक है। तो रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने से श्वास की गति में क्रमशः बढ़ोतरी हो जाती है। पृथ्वी सतह से ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ते हैं तो वायु का घनत्व कम हो जाता है, इसलिए पहाड़ों पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी अर्थात हाइपोक्सिया के कारण हमारी सांस फूल जाती है, अर्थात श्वास दाब जो है बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए एक तरह सूची और तरह सूची दो, बताइए सुमिलित कीजिए कौन सा हो जाएगा। तो जनन ग्रंथि, तो जनन ग्रंथि क्या हमारा प्रोजेस्टेरोन, तो जनन ग्रंथि कौन सा हमारा प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है। और पीयूष ग्रंथि कौन सा हमारा वृद्धि हार्मोन, कौन सा वृद्धि हार्मोन, ठीक है। और अग्नाशय ग्रंथि कौन सा है इंसुलिन, ठीक है। आगे फिर क्या हमारा कासिटोल, क्या है कासिटोल, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा ऑप्शन नंबर सी। सौर ऊर्जा एटीपी बदलती है माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, क्लोरोप्लास्ट में या प्रॉक्सीसोम में, बताइए। 58 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, किस में, तो क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पनहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। पादपों का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प, पत्ती, तना या जड़, बताइए। 59 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या पुष्प हो जाएगा, ठीक है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, पुष्प है। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है।
एक पुष्प में मुख्यतः पुंकेसर और स्त्रीकेसर मिलकर प्रजनन भागों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। टाइफाइड तथा कोलेरा रूप होता है जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, या प्रोटोजोआ द्वारा, या कवक द्वारा? बताइए। 60 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जीवाणु द्वारा? क्या हो जाएगा? जीवाणु द्वारा। तो टाइफाइड तथा कोलेरा जीवाणु द्वारा होता है, मतलब बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक है, यह एक जलजन्य रोगों के उदाहरण है। टाइफाइड रोग का कारण क्या है? सोलमेना टाइफी है। और कोलेरा का कारण क्या है? विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु होता है। ठीक है, याद रखिए ये क्या है? जल जनित रोग है। ठीक है, भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला केमा देश बना है? बताइए। पहला, तीसरा, चौथा या पांचवा? बताइए। 61 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी? तो चौथा देश बना। कौन सा? चौथा देश बना। ठीक है, तो भारत से पहले कौन कौन सा हमारा कौन सा सबसे पहले कौन बना था? अमेरिका बना था। अमेरिका बना। ठीक है, उसके बाद क्या बना था? रूस हुआ था। क्या? रूस हुआ था। फिर क्या? चीन है। उसके बाद भारत क्या? चौथा नंबर पे। भारत क्या हमारा? चौथा नंबर पे। अमेरिका, रूस, चाइना के बाद क्या हमारा? भारत है। ठीक है, और जबकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना है। जबकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत जो है दुनिया का पहला देश बना है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलुरु या हैदराबाद? बताइए। 62 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी? क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। ठीक है, तो भारत के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। ठीक है, इस विरासत केंद्र में पहला IAF निर्मित पेंटेड विमान कानपुर 1 विंटेज प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट है। ठीक है, चलिए। प्रत्येक वर्ष 19 जून को राष्ट्रीय वाचन दिवस किस व्यक्तित्व के श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है? बताइए। पुथुविलिय नारायण पनिक्कर, या सुभाष चंद्र बोस, या डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या जवाहरलाल नेहरू? बताइए। 63 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? पुथुविलिय नारायण पनिक्कर। ठीक है, तो राष्ट्रीय वाचन दिवस केरल के प्रसिद्ध शिक्षक पुथुविलिय नारायण पनिक्कर के श्रद्धांजलि के रूप में प्रत्येक वर्ष 19 जून को जो है मनाया जाता है। ठीक है, इन्हें केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? बताइए। भारत, फ्रांस, बेल्जियम या जर्मनी? बताइए। 64 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी? कौन सा देश हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का फाइनल मुकाबला भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में जर्मनी और बेल्जियम के बीच हुआ था। ठीक है, जर्मनी और बेल्जियम के बीच हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, जिसमें जर्मनी ने बेल्जियम को पेनल्टी शूट आउट में हराकर वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। ठीक है, याद रखिएगा। अब पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जो हुआ था विश्व कप का जो था 15वां संस्करण था। ठीक है, यह 15वां संस्करण था। ठीक है, याद रखिए ये भी। इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? गुजरात, आसाम, आंध्र प्रदेश या बिहार? 65 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी? क्या हो जाएगा? बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। तो इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। इसी नीति के तहत बिहार राज्य में गन्ना के अलावा मक्का, टूटे हुए चावल और सड़े हुए अनाज से इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, इथेनॉल एक प्रकार का एक अल्कोहल होता है। विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य किस देश में बनाया गया है? भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चीन? बताइए। 66 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी? कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में प्लेटिपस की लुप्त हो रही प्रजातियों के प्रजनन है और पुनर्वास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत सरकार द्वारा सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2023, 2024, 2025 या 2027? तो 67 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी? कब तक? 2024 तक। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। इससे पहले यह लक्ष्य कब तक था? 2022 तक था। ठीक है, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2024 कर दिया गया। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार जीवन के बेहतर गुणवत्ता के लिए स्वास्थ्य केंद्र में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमानित व्यय बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? बताइए। 68 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर? कितना? 2.1%। कितना हो जाएगा? 2.1%। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताइए। 69 का बताइए क्या हो जाएगा? हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। वे किस पार्टी के नेता थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या शिरोमणि अकाली दल? बताइए। 69 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी? क्या? शिरोमणि अकाली दल। ठीक है, तो प्रकाश सिंह बादल का निधन अप्रैल 2023 में हो गया। यह जो था शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख थे। प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, इन्हें वर्ष 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इन्हें जो है 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। ठीक है, यह 5 बार पंजाब के
ये 5 बार पंजाब के सीएम भी रहे थे, ठीक है, 5 बार पंजाब के सीएम भी रहे थे, ठीक है, याद रखिए। सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह आदित्य L1 को इसरो द्वारा कब प्रक्षेपित किया गया बताइए। 70 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है 2 सितंबर 2023, ठीक है, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। तो आदित्य L1 सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह है। इसे इसरो द्वारा जो है 2 सितंबर 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से PSLV C57, ठीक है, तो PSLV C57 के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, ठीक है। तो आदित्य L1 को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 लैग्रेंज बिंदु के आसपास एक प्रभा मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरुआत किया गया था। ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन दोस्त या ऑपरेशन गंगा बताइए। 71 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑपरेशन कावेरी, क्या हो जाएगा ऑपरेशन कावेरी। तो सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की गई। इस ऑपरेशन के तहत INS सुमेधा, इस ऑपरेशन के तहत जो हमारा INS सुमेधा के द्वारा जो 3862 व्यक्तियों को भात ला गया। कितना 3862 व्यक्तियों को भात ला गया, ठीक है, तो याद रखिए। तो कौन सा हो जाए हमारा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा ऑपरेशन कावेरी, ठीक है, कौन सा ऑपरेशन कावेरी, ठीक है। और ऑपरेशन करुणा याद रखिएगा, यह जो है म्यांमार में आया था चक्रवात कौन सा मोर्चा, ठीक है, म्यांमार में आया था चक्रवात मोर्चा, ठीक है। तो उसमें जो है तो म्यांमार में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए जो भारत सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया था कौन सा ऑपरेशन करुणा, ठीक है, याद रखिएगा। और ऑपरेशन दोस्त यह शुरू किया गया था तुर्की एवं सीरिया, तुर्की एवं सीरिया। तो तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, ठीक है, याद रखिए। और एक याद रखिए ऑपरेशन अजय, अभी जो आपका हो रहा है आपका जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो आपका युद्ध हो रहा है हमास के बीच, तो इसमें आपका इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन अजय। कौन सा ऑपरेशन अजय, ठीक है, ये भी याद रखिए। तो कौन सा ऑपरेशन अजय, इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा निकाला जा रहा है, ऑपरेशन अजय, ठीक है, याद रखिएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर किसे घोषित किया गया। पटना, वाराणसी, हरिद्वार या कानपुर बताइए। 72 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाए ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाए हरिद्वार हो जाए, ठीक है। तो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया, ठीक है, याद रखें। और सबसे कम आबादी वाले शहरों में किसको किया गया, बिजनौर को। किसको किया गया, बिजनौर को, ठीक है। तो बिजनौर को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया, किसको, बिजनौर को। सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए भारत सरकार ने जुलाई 2023 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया। फ्रांस, अमेरिका, चीन या जापान बताइए। 73 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा जापान। तो सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए भारत सरकार ने जुलाई 2023 में जापान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है, याद रखिए। और ये याद रखिएगा UPI भुगतान करने को लेकर किसके बीच समझौता हुआ है, तो भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच जो है समझौता हुआ है UPI भुगतान के लिए, UPI भुगतान करने को लेकर समझौता हुआ है भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है। और बैंकिंग और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए जो है भारत और UAE, ठीक है, भारत और UAE के बीच जो है बैंकिंग और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ है भारत और UAE के बीच, ठीक है, ये याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है। अजय कुमार सूद, बी अनंत नागेश्वरन, अजीत डोभाल या अरुण कुमार मिश्रा बताइए। 74 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, कौन है, अजय कुमार सूद, ठीक है। तो भारत में वर्तमान के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन, अजय कुमार सूद है, ठीक है, याद रखिए। अब बी अनंत नागेश्वरन कौन है, ये हमारा तो मुख्य आर्थिक सलाहकार है, ठीक है। बी अनंत नागेश्वरन जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार है, ठीक है। और अजीत डोभाल कौन है, आपका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है। और आपका क्या अरुण कुमार मिश्रा जो है ये कौन है, आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया। अंकटाड, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बताइए। 75 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, कौन, अंकटाड, कौन हो जाएगा अंकटाड, ठीक है।
तो अंकटाड का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इसके द्वारा जारी किया गया सूचकांक, ठीक है। तो इस सूचकांक में प्रथम स्थान पे कौन रहा है? अमेरिका। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पे कौन रहा? हमारा अमेरिका रहा है, ठीक है। अब भारत का स्थान क्या रहा है? आठवां। भारत का स्थान क्या रहा है? आठवां रहा। भारत का स्थान कितना रहा है? आठवां। भारत का स्थान जो है इसमें कितना रहा है? आठवां रहा है, ठीक है। और प्रथम स्थान पे कौन है? अमेरिका। प्रथम स्थान पे कौन है? अमेरिका। भारत का स्थान क्या रहा है? आठवां रहा है, ठीक है, याद रखिए। और कुछ रिपोर्ट याद रखिए किसके द्वारा जारी किया जाता है। ये सब रिपोर्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जैसे कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, यह जो आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक यह आपका विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक ऊर्जा संरक्षण सूचकांक यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट आप याद रखिएगा, इससे सवाल बनते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव या कच्छ वन कितना वर्ग किलोमीटर है? बताइए। 1540 किलोमीटर स्क्वायर, 2261 किलोमीटर स्क्वायर, या 4975 किलोमीटर स्क्वायर, या 4992 किलोमीटर स्क्वायर। बताइए क्षेत्र का क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी कितना? 4992 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, याद रखिए। यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सी योजना पेश की? बताइए। 77 का क्या हो जाए? हमारा ऑप्शन नंबर बी फिट फॉर 55, ठीक है। तो यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 नामक एक व्यापक जलवायु कार्य योजना पेश की है। इसका उद्देश्य 2030 तक, इसका उद्देश्य जो है 2030 तक जो है युद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम से कम 55%, ग्रीन हाउस गैस को कम से कम 55% कम करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, इस योजना के तहत, ठीक है। कितना? 2030 तक जो है 55% जो है आपका ग्रीन हाउस उत्सर्जन को जो है कम करने का लक्ष्य रखा गया, कितना? 55%, ठीक है। भारत का नया संसद भवन में लोकसभा का आंतरिक हिस्सा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? बताइए। राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, या इनमें से सभी। बताइए। 78 का क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर है क्या? राष्ट्रीय पक्षी मोर। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पक्षी मोर, ठीक है, याद रखिए। ये आपका क्या है? लोकसभा के लिए, ठीक है। और राज्यसभा का पूछा जाता, अगर राज्यसभा पूछा जाता क्या हो जाता हमारा? राष्ट्रीय कमल, राष्ट्रीय फूल कौन है? हमारा कमल। अगर राज्यसभा के लिए पूछा जाता कौन है? राष्ट्रीय पुष्प कौन सा? कमल, ठीक है, आधारित, ठीक है। और याद रखिए संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। तो संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद, ठीक है, याद रखिए ये सारे पॉइंट। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 कुल 4 लोगों को दिया गया, इनमें से कितने भारतीय शामिल है? 1, 2, 3 या 4? बताइए। 79 का क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर है। कितने भारतीय शामिल है? और सिर्फ एक, ठीक है। तो उनका नाम क्या है आपका? तो देखिए इसमें भारतीय कौन है हमारा? याद रखिए, नाम रखिए, याद रखिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर रवि कन्नड़, क्या? आर रवि कन, ठीक है। ये जो मेडिकल के क्षेत्र में, इन्हें जो मेडिकल क्षेत्र में जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये भारतीय हैं, आर रवि कन्नन, ठीक है, याद रखिएगा। टोटल जो है कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को दिया गया। कितना? टोटल जो 4 लोगों को दिया गया, उसमें से भारतीय कौन है? आर रवि कन्नड़, ठीक है, याद रखिए। और बाकी 3 जो है वो कौन कौन है? तो एक कौरबी रक्षंद, वो 3 लोग को कौरबी रक्षंद, क्या नाम है? कौरबी रक्षंद, क्या नाम? कौरबी रक्षंद, ये बांग्लादेश के हैं। ये शिक्षा और बेरोजगारी के लिए दिया गया। कौरबी रक्षंद ये बांग्लादेश के हैं, इसे शिक्षा और गरीबी के लिए दिया गया, ठीक है। और तीसरा कौन है आपका? मिरियम कोरोनेल फेरर, मिरियम कोरोनेल फेरर, ये फिलीपींस के हैं। इन्हें युद्ध विवाद सुलझाने तथा शासन का विरोध करने के लिए दिया गया, ठीक है। और चौथा है यूजेनियो लेमो, ये कहाँ के? तिमोर लेस्ते, ये तिमोर लेस्ते के हैं, ठीक है। इन्हें जो कृषि और प्राकृतिक संरक्षण को दिया गया, ठीक है। एक बार रमन मैग्सेसे पुरस्कार को देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ऐसे सवाल बनते हैं, ठीक है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इटली, कनाडा, जापान या अमेरिका? था 80 का क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर है। कहाँ पे किया जाएगा? इटली में। कहाँ किया जाएगा? इटली में किया जाएगा, ठीक है, याद रखिए। और इसके पहले जो हुआ था हमारा 2023 में जो हुआ था, 2023 में हुआ था, वो कहाँ हुआ था? 2023 में कहाँ हुआ था? वो जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। 2023 में जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था, ठीक है। 2024 में कहाँ होगा? आपका इटली में होगा, ठीक है।
निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? बिहार, गुजरात, केरल या तेलंगाना? बताइए। 81 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी? क्या तेलंगाना? क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह विश्वविद्यालय वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा। विश्व स्तर पर यह रूस और चीन के बाद तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया? यूएई, इजराइल, ईरान या इराक? बताइए। राशि का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर एक? कौन? यूएई। कौन हो जाएगा? यूएई हो जाएगा। ठीक है, तो यूएई देश ने जो है दिसंबर 2022 में चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया है। इस रोवर को जापान निर्मित लैंडर हाकोतो आर मिशन 1 की सहायता से कैप कैनावेरल फ्लोरिडा से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया। ठीक है, परंतु 25 अप्रैल 2023 को यह लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने में सफल रहा। ठीक है, याद रखिए, तो यह असफल रहा था चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने से। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2024 में प्रयाग हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश या केरल? बताइए। तो राशि का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर? क्या हो जाएगा? बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। ठीक है, तो 25 से 26 फरवरी को सेवाग्राम वर्धा में आयोजित सम्मेलन के 74वें राष्ट्रीय अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि 2024 में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन बिहार में किया जाएगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुआ था? 1910 में हुआ था। कब हुआ था? 1910 में हुआ था। ठीक है, तो 1910 में नागरी परिचारणी सभा के तत्वाधान में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय प्रयागराज में है, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस, पुस्तकालय, संग्रहालय और प्रशासनिक भवन है। ठीक है, निम्नलिखित में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार या उड़ीसा? बताइए। 84 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी? क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, तो उड़ीसा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना 2023 की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों आदि को शिक्षा के उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पुरस्कार प्रदान करना है। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना के तहत ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले शीर्ष देश कौन से? बताइए। सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई या चीन? बताइए। 85 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? सिंगापुर। ठीक है, तो केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले शीर्ष देश सिंगापुर हैं। ठीक है, इसके बाद कौन है? मॉरिशस और यूएई। इसके बाद क्या है? 2 नंबर मॉरिशस और 3 नंबर पे क्या है हमारा? यूएई। ठीक है, भौतिक भूगोल का जनक निम्नलिखित में से किन्हें माना जाता है? कार्ल ओ साबर, इलेटोथनीज या हिकैक्टियस या पॉलिडियम? बताइए। 86 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी? कौन? पॉलीडोनियम। क्या हो जाएगा? पॉलीडोनियम। ठीक है, 86 का। तो भौतिक भूगोल का जनक किसे? पॉलीडोनियम को माना जाता है। ठीक है, और कार्ल ओ साबर को क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक भूगोल का जनक। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कौन है? कार्ल ओ साबर। ठीक है, और इरेथोस्थनीज को क्या कहा जाता है? व्यवस्थित भूगोल का जनक। क्या? व्यवस्थित भूगोल का जनक। ठीक है, और हिकैक्टियस को क्या कहा जाता है? तो भूगोल का जनक। भूगोल का जनक कहा जाता है हिकैक्टियस को। ठीक है, याद रखिए। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए। 87 का कौन सा सुमेलित नहीं है? बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है हमारा, काला सागर और मरमरा सागर, ये सही है। और जिब्राल्टर स्ट्रेट, ये भूमध्य सागर अटलांटिक सागर जोड़ती है, सही है हमारा। ठीक है, तो बेरिंग स्ट्रेट जो है बेरिंग सागर और प्रशांत महासागर जोड़ती है, यह गलत है। ठीक है, तो कौन सा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यह गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। तो बेरिंग जो हमारा है बेरिंग स्ट्रेट, यह बेरिंग स्ट्रेट जो है यह आपका बेरिंग सागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है, ये प्रशांत महासागर नहीं, किसको? अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। किसको? अटलांटिक महासागर को। ठीक है, तो बेरिंग जल डमरू मध्य जो है बेरिंग सागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है, यहाँ जो प्रशांत महासागर दे दे गलत है हमारा, तो बेरिंग सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। किसको? बेरिंग सागर और अटलांटिक महासागर को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी हमारा जो है गलत दिया हुआ था। ठीक है, दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? हेलोफाइट, हाइड्रोफाइट, हाइग्रोफाइट, ट्रोपोफाइट? बताइए। 88 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर से? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? हाइग्रोफाइट। ठीक है, तो दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को हाइग्रोफाइट कहा जाता है। ठीक है, और हेलोफाइट किसे कहा जाता है?
और हेलोफाइट किसे कहा जाता है? तो नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? हेलोफाइट। नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति कहते हैं हेलोफाइट, ठीक है। और ट्रोपोफाइट किसे कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को कहते हैं ट्रोपोफाइट। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्या कहते हैं? ट्रोपोफाइट, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बताइए, एक तो सूची है, तो सूची दो दिया है, तो गर्म हवा है और एक तो स्थान दिया होगा। बताइए, आप मिलान कीजिए कौन सा सही होगा। तो मिलान कीजिए, तो बताइए क्या हो जाएगा? अयाला। अयाला क्या हो जाएगा? फ्रांस में। अयाला कहाँ आता है? फ्रांस में, ठीक है। अयाला गर्म हवा कहाँ चलती है? फ्रांस में, ठीक है। और सामू कहाँ चलती है? ईरान में। और ट्रेमोटेन कहाँ चलती है? तो मध्य यूरोप में, ठीक है। और सुखोबे कहाँ चलता है? रूस और कजाकिस्तान में, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित कौन सी खान सोने के लिए प्रसिद्ध है? होमस्टेक, मेसाबी, एरिजोना या इनमें से सभी? बताइए। 90 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? होमस्टेक। होमस्टेक, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित होमस्टेक खान सोने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और मेसाबी खान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोहे की प्रसिद्ध खान है। तो मेसाबी खान जो है लोहे की प्रसिद्ध खान है, ठीक है। और एरिजोना जो खान है यह जो तांबा उत्पादन के लिए, ठीक है। प्रसिद्ध वेलिंगटन द्वीप किस झील में स्थित है? वेम्बनाड झील, लॉकटक झील, चोलामू झील या अष्टमुडी झील? बताइए। 91 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर है क्या हो जाएगा? वेम्बनाड झील, ठीक है। तो वेलिंगटन द्वीप पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील में स्थित है। यह एक लैगून झील है। यहाँ पर राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता होती है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A, यह जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-47A, ठीक है। तो यह कहाँ? वेलिंगटन द्वीप पर ही है। कहाँ? वेलिंगटन द्वीप पे ही है, ठीक है। प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निर्वर्तन में से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो लौटते मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आपको पता होगी कहाँ पे होती है? तमिलनाडु में होती है। कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया? 1937, 1955, 1956 या 1962? बताइए। 93 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर है कब किया गया? 1937 में। कब किया गया? 1937 में, ठीक है। तो भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट जो जे के नगर में स्थापित किया गया, ठीक है। पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निकट जे के नगर में स्थापित किया गया था, ठीक है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको देश के सबसे बड़े समन्वित एल्युमिनियम संयंत्र 65 का गठन कब हुआ था? 7 जनवरी 1981 को, ठीक है। तो नालको गठन कब हुआ था? 7 जनवरी 1981 को। कब हुआ था? 7 जनवरी 1981 को नालको का गठन हुआ था, ठीक है। इसका पंजीकृत कार्यालय भुवनेश्वर में नालको का, ठीक है। तो एल्यूमिनियम उत्पादन में करने में भारत का विश्व में 8वां स्थान है, ये भी याद रखिए। एल्यूमिनियम उत्पादन में भारत का जो है विश्व में 8वां स्थान है, ठीक है। भारत में कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र? बताइए। 94 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर है क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो भारत में कागज का पहला कारखाना भारत में कागज का प्रथम सफल कारखाना लखनऊ उत्तर प्रदेश में 1879 ईस्वी में लगाया गया था। मध्य प्रदेश के नेपानगर में जो है अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छपने वाली कागज की मशीन है, ठीक है, याद रखिए। मध्य प्रदेश में जो आपका मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छपने वाले कागज बनाने की सरकारी कारखाना, ठीक है। 2011 के जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति एसटी निवास नहीं करती? बताइए। 95 का क्या हो जाएगा? तो हरियाणा और कहाँ पे? पंजाब। हरियाणा पंजाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो हरियाणा पंजाब में जो है आपका एसटी निवास नहीं करता, ठीक है, हरियाणा पंजाब में, ठीक है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार हरियाणा तथा पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति एसटी निवास नहीं करती, ठीक है। और सर्वाधिक एसटी ये पूछा है, सर्वाधिक एसटी कहाँ निवास करती है? सर्वाधिक एसटी कहाँ निवास करती है? तो कहाँ पे? एमपी में। कहाँ पे? एमपी मतलब मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत में, प्रतिशत में पूछेगा, सर्वाधिक पूछेगा एसटी जो है सर्वाधिक प्रतिशत में कहाँ पे रहता है? तो मिजोरम में। कहाँ पे? तो मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में, ठीक है। और नॉर्मली प्रतिशत नहीं पूछेगा तो क्या हो जाएगा हमारा? मध्य प्रदेश, ठीक है। अब परसेंटेज पूछेगा एसटी सर्वाधिक कहाँ? तो मिजोरम में, ठीक है।
कितना है मिजोरम में? 94.4%। कितना? 94.4%। ठीक है, याद रखिएगा। 96 से 100 तक क्या आपका मैथ का? ठीक है, तो बना लीजिएगा मैथ का, तो काफ़ी आसान है। ठीक है, तो 96 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें सिंपल था, देखिए बी कितना नंबर? 2 नंबर पे आता है। ठीक है, और वाई कितना नंबर पे आता है? वाई जो हमारा 25 नंबर पे आता है, और ई कितना नंबर? 5 नंबर पे आता है। ठीक है, तो इसका उल्टा कर दीजिए, तो इसका उल्टा कर दीजिए, तो इसका उल्टा कीजिए तो क्या आ जाता है हमारा? तो इसका उल्टा कीजिए तो क्या आता है? वाई, वाई बी और भी आता है। ठीक है, इसका उल्टा कीजिए क्या आता है? वाई भी ई। तो वाई का क्या होता है? 25, और भी कितना? 2 नंबर पे, और आपका 22 कितना नंबर? 2, 20 नंबर। ठीक है, ये तीनों जोड़िया कितना आता है? 49। कितना आता है? 49। ठीक है, तो उसी तरह आपको निकालना था इसमें, कार का निकालना था। कार का उल्टा क्या होता है? तो कार का एक्स हो जाएगा, सी का उल्टा एक्स हो गया। ठीक है, ए का उल्टा क्या हो गया? जेड हो गया, और आर का उल्टा क्या हो गया हमारा? आई हो गया। ठीक है, तो तीनों को जोड़िएगा कितना आता है हमारा? जब तीनों जोड़िए तो कितना? 59 आता है। ठीक है, 59। जब 59, ठीक है 59 आ गया, तो उसमें संख्या कितनी थी? 5। तो गुना क्यों कितना हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रीजनिंग का सवाल तो बना लीजिएगा सारा। ठीक है, चलिए चलिए 97 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और 98 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 98 का कितना हो जाएगा? 6 दिन। कितना हो जाएगा? 6 दिन हो जाएगा। ठीक है, 6 दिन। 98 का क्या? 6 दिन हो जाएगा। ठीक है, और 99 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। 99 का क्या हो जाएगा? 99 का ऑप्शन नंबर डी। कितना? ऑप्शन नंबर डी 99 का। ठीक है, और 100 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो मैथ का बना लीजिएगा, काफ़ी आसान है। ठीक है, तो चलिए कैसा लगा? प्रैक्टिस सेट लगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।